हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ए है कोहलबर्ग द्वारा, बी है एरिक्सन द्वारा, सी है स्किनर द्वारा, डी है पियाजे द्वारा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसने बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना था? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, पियाजे। किसने? पियाजे ने। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के 4 चरण दिए हैं। कौन कौन से? पहला है संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं, अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। और चौथा है औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो ये है पियाजे के 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की। तो इनको याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में आते हैं। कब से कब तक? संवेदी पेशी कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 तक। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक, और इसके ऊपर 11 से 18 वर्ष तक। औपचारिक अवस्था कब से है? तो 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है, औपचारिक कब से है? 11 से 18 या 12 से 18 कह लेते हैं। ठीक है, तो यह है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। याद रखिएगा। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। और एरिक एरिक्सन किससे संबंधित है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी भी कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, ये सभी स्किनर के अधिगम के सिद्धांत के नाम है। इनको याद रखिएगा। एग्जाम में यही नाम बदल देता है तो सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग नाम अच्छे से याद रखिएगा सबके। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी है पियाजे। पियाजे की मैंने कल पुस्तक बताई थी। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक पुस्तक ये मैंने बताई थी पियाजे की, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज एंड थॉट, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये है इनकी दूसरी पुस्तक है। एक पुस्तक और है इनकी, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक है पियाजे की। 3 पुस्तक है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड और द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। ये है पियाजे की पुस्तक। कोहलबर्ग की भी मैंने बताई थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये पुस्तक है कोहलबर्ग की। ठीक है, तो याद रखिएगा पुस्तक के नाम इनके। आंसर यहाँ पे डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ए है संवेदन प्ररोध अवस्था, बी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु व घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? ठीक है, तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो है इसमें बालक तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है।
ये संवेदन प्ररोध को, इसी को संवेदी या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। ये पहली अवस्था है पियाजे की। इसमें क्या है, बालक इसमें इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसी अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है और इसमें बालक का व्यवहार लक्ष्य उन्मुखी होता है, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार भी होता है, ठीक है। और इसमें बालक क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं भी करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है, काल्पनिक खेल भी खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सभी पहली उनकी अवस्था की है विशेषताएं, आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और औपचारिक ये चौथी अवस्था है उनकी, पियाजे की चौथी अवस्था। इसमें कौन सा गुण देखने को मिलता है, तो तार्किक रूप से बालक सोचना प्रारंभ कर देता है, तार्किक और अमूर्त रूप से, तार्किक और अमूर्त रूप से, और अपसारी चिंतन करने लगता है, ठीक है, हर प्रकार से सोचने लगता है। तो ये तार्किक और अमूर्त चिंतन या अपसारी चिंतन ये चौथी अवस्था में औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। और पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये पियाजे की दूसरी अवस्था है। इसमें कौन सा गुण देखने को मिलता है, तो इसमें जो है केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण का। बालक इसमें केवल एक ही पक्ष को देखता है, दूसरे पक्ष को ध्यान नहीं देता, ठीक है, केंद्रीकरण का पाया जाता है गुण। जीववाद देखने को मिलता है, जीववाद। अपलटावीपन का गुण पाया जाता है, ठीक है। और अविलोमीयता या अपलटावीपन, ठीक है। संरक्षण का अभाव पाया जाता है, इसमें बालक संरक्षण का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तो पहला मैंने बताया ये तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, और जो भी पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बालक करता है अपलटावीपन, अविलोमीयता, तो उसका उल्टा मूर्त में हो जाता है। इसमें बालक में क्या देखने को मिलेगा, एक तो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, और एक क्या, और पलटावीपन का गुण, विलोमीयता का गुण देखने को मिलता है, संरक्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी मूर्त में होते हैं, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा पूर्व क्रियात्मक अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा ये सभी पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। डिसलेक्सिया संबंधित है, ए है मानसिक विकार से, बी है गणितीय विकार से, सी है पठन विकार से, डी है व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, कौन से विकार से, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी पठन विकार से, ठीक है, सी पठन विकार से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने के विकार से, ठीक है। गणितीय विकार से क्या है, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है, ठीक है। और भाषाई विकार से कौन सा संबंधित है, भाषाई विकार से अफेजिया या डिफेजिया कहते हैं, अफेजिया या डिफेजिया, ठीक है, ये भाषाई विकार है। और लिखने के विकार को से कौन सा संबंधित है, डिस्ग्राफिया कहते हैं, लिखने के विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ये सभी पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इनमें से आप सभी याद रखिएगा ये सब जो मैंने बताए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित नहीं होती है, ए है आनुवंशिकता से, बी है वातावरण से, सी है प्रशिक्षण से, डी है राष्ट्रीयता से। तो अधिगम क्षमता किसी से प्रभावित नहीं होता है, किससे, आनुवंशिकता से होता है, वातावरण से भी होता है, प्रशिक्षण से भी होता है। बालक को शिक्षा देंगे तो क्या कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा उसमें ना, वो सीखेगा ही। तो किससे, राष्ट्रीयता से नहीं होता है, डी हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रीयता से नहीं होता है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। बाकी ये तीनों से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, ए है थॉर्नडाइक ने, बी है पावलोव, सी है स्किनर, डी है गुथरी। तो किसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, मैंने कल भी बताया था, आज भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो पुरस्कार को और पुनर्बलन दोनों को महत्व नहीं दिया है, किसने नहीं दिया है, तो गुथरी ने। गुथरी का सिद्धांत कौन सा है, समीपता का सिद्धांत, ये गुथरी का है। या उद्दीपन
उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत है, गुथरी का सिद्धांत है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में पुरस्कार और पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। इनका क्या मानना है, क्यों नहीं दिया है? तो ये कहते हैं कि पुरस्कार जो है सीखने अधिगम में कोई लाभ नहीं देता है, मतलब पुरस्कार सीखने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सीखने के लिए नहीं दिया जाता। पुनर्बलन भी उन्होंने कहा कि पुनर्बलन भी सीखने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि किस लिए दिया जाता है? तो पुनर्बलन सीखे हुए ज्ञान को भूला ना जा सके इसलिए। ठीक है, कि सीखा हुआ ज्ञान कहीं भूल ना जाए, इसलिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो ये गुथरी का ये मानना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुथरी। थॉर्नडाइक त्रुटि प्रयास का नियम दिया है और किस पर प्रयोग किया था इसने? कुत्ते पर, बिल्ली पर किया था त्रुटि प्रयास का नियम। एसआर थ्योरी भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। तो ये सभी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। इन्होंने जो है बिल्ली को एक पजल बॉक्स था इनके जिसमें बंद किया था, उसे पजल बॉक्स कहते हैं। तो इसमें बंद किया था और उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्ली पर। पावलोव ने किस पर किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, पावलोव कहाँ के? तो रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? रूस के हैं। कुत्ते पर इन्होंने किया था। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? तो इनके सिद्धांत का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इनके सिद्धांत के नाम है। तो याद रखिएगा, ये नाम जो है सभी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नाम में ही कन्फ्यूजन होती है। स्किनर का क्या है? स्किनर आरएस थ्योरी, आरएस थ्योरी यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। ठीक है, एसआर कहेगा तो थॉर्नडाइक का है। ठीक है, नैमित्तिक, अभी मैंने बताया है ऊपर, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सभी स्किनर के सिद्धांत के नाम है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी है किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है कब से कब तक होती? 3 से 6 वर्ष तक। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है। ए है पियाजे का, बी है वुडवर्थ का, सी है वैलेंटाइन, डी है रॉस का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, वुडवर्थ का। ये काफ़ी एग्जाम में आया है, इनको याद रखिएगा आप लोग। वुडवर्थ का है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, ये संवेग से आने वाले जो भी स्टेटमेंट है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। ये मैंने लाया है यहाँ पे, देख लीजिए। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा है। संवेग चेतन की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है कि संवेग चेतन की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता है। रॉस रागात्मक तत्व की। ठीक है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये गिल्डार्ड ने कहा है। किसने? गिल्डार्ड ने कहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, वुडवर्थ ने कहा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये गिल्डार्ड ने कहा है। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, ये भी है रॉस का। जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, वैलेंटाइन ने कहा है। किसी प्रकार के आवेश में आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसने कहा? जर्शील ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। किसी प्रकार के आवेश में आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं, जर्शील ने कहा है। आगे हम संवेग अनुभव का एक प्रकार है, संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली है एवं क्रिया की एक विधि है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा है कि अनुभव का एक संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की एक प्रणाली है और क्रिया की एक विधि है। तो ये मैकडूगल ने कहा है, याद रखिएगा। ये सभी जो है स्टेटमेंट आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए है अभ्यास कार्य से, बी है परिणाम की अपेक्षा से, सी है प्रशंसा से, डी है तत्परता से। ठीक है,
सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? तत्परता से। किससे? तत्परता से। किसने दिया है सीखने के 3 नियम दिए? किसने? थॉर्नडाइक ने दिए। थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? पहला तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता अभ्यास के नियम में क्या है? अभ्यास के नियम में 2 नियम आते हैं, एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। ठीक है, उपयोग के नियम को क्या है? स्मृति का नियम भी कहते हैं और अनुपयोग के विस्मृति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यदि आप सीखे हुए ज्ञान को उपयोग करेंगे तो आपको याद रहेगा, तो इसलिए स्मृति का नियम होगा, और यदि यूज़ नहीं करेंगे तो ये भूल जाएगा वो ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? अनुपयोग का नियम हो जाएगा। ठीक है, या विस्मृति का नियम हो जाएगा। और प्रभाव के नियम को, इनके थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं? तो प्रभाव के नियम को। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे डी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? यह धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी सभी। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? धनात्मक। कैसा? धनात्मक पाया जाता है। ठीक है, बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए है भाषा विकास के लिए, बी है ज्ञानात्मक विकास के लिए, सी है नैतिक विकास के लिए, डी है सामाजिक विकास के लिए। तो किस लिए जाने जाते हैं पियाजे? इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसमें 4 चरण बताए। तो किसे? ज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके लिए? विज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है। भारतीय बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए है व्यक्तित्व के, बी है बुद्धि के, सी है सृजनात्मकता के, डी है अभिवृत्ति के। तो इनके बारे में मैंने बताया है, मैंने इसके बारे में कई बार बताया है आप लोग को। भारतीय बैटरी का प्रयोग किसके लिए, परीक्षण के लिए किया जाता है? आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? बी बुद्धि के लिए। किसके लिए? बुद्धि के लिए। भारतीय बैटरी जो भारतीयकृत परीक्षण है, इसमें 5 प्रकार के परीक्षण आते हैं। 5 भारतीयकृत परीक्षण है, जिनमें से कौन कौन सा है? एक आता है कोहाज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आता है डिजाइन टेस्ट। और दूसरा है अलेक्जेंडर पास ए लॉग। तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। और चौथा है तात्कालिक स्मृति। चौथा है या इमीडिएट मेमोरी टेस्ट भी कह सकते हैं। और 5वां है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट या चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, तो ये 5 परीक्षण आप लोग याद रखिएगा, जो कि भारतीय बैटरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि से संबंधित है। किससे? बुद्धि के। और ये 5 भारतीयकृत परीक्षण है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए है बुद्धि के, बी है अभिवृत्ति, सी है मूल्य, डी है व्यक्तित्व। थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसके? अभिवृत्ति से। किसके? अभिवृत्ति से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग याद रखिएगा इसको। केवल अगर थर्स्टन कहेगा तो किससे? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि। मैंने इसका ट्रिक बताया था आप लोग को याद रखने का। 9 का क्या? VNS WRM PDI PS, VNS WRM PDI PS। VNS WRM PDI 1 में ही है, ये DI 1 में है और PS 1 में है। ठीक है, DI 1 में, PS 1 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। V से क्या है? वर्बल एबिलिटी यानी कि शाब्दिक
वर्बल एबिलिटी शाब्दिक योग्यता, एन से क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि सांख्यिकी योग्यता, एस से क्या है स्पेशल एबिलिटी यानी कि स्थानिक योग्यता, डब्ल्यू से क्या है वर्ड फ्लुएंसी आता है शब्द प्रवाह की योग्यता, ठीक है, और आर से क्या है रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक योग्यता, एम से क्या है मेमोरी एबिलिटी यानी स्मृति योग्यता, पी से क्या है परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि प्रत्यक्षात्मक योग्यता, और डी आई से क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव एबिलिटी निगमन और आगमन योग्यता, पी एस से क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पी एस से क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान योग्यता, ठीक है। तो ये है थर्स्टन ने जो कि समूह कार्य सिद्धांत दिया है जिसमें से 9 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पे बी है अभिवृत्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए है मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मितव्ययिता, डी है उपयोगिता। तो कौन इसमें से सृजनात्मकता के से संबंधित नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मितव्ययिता। सृजनात्मकता में क्या मितव्ययिता देखी जाती है क्या? नहीं, ठीक है, ये मितव्ययिता नहीं होता है, ठीक है। मौलिकता होती है, प्रवाह होता है और उपयोगिता होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि टोरेंस ने सृजनात्मकता की 4 बीमाएँ बताई हैं। पहले तो 2 भागों में बांटा है, शाब्दिक अशाब्दिक में, और उसी में इन्होंने बीमाएँ दी है। शाब्दिक में 3 बीमाएँ दी है और अशाब्दिक में 1 दी है, तो 4 बीमाएँ मिला के हुई ना सब। तो 4 बीमाएँ कौन कौन सी दी है इन्होंने? एक है फ्लुएंसी, फ्लैक्सिबिलिटी ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन है। फ्लुएंसी क्या है? धारा प्रवाह, फ्लैक्सिबिलिटी लचीलापन या नमनशीलता है। ओरिजिनलिटी क्या है? मौलिकता है। तीसरी है ओरिजिनलिटी या मौलिकता। और चौथी क्या है? विस्तारण है। चौथी विस्तारण है, इलेबोरेशन, ठीक है। तो ये है 4 बीमाएँ दी है, किसने? टोरेंस ने दी है। टेलर ने क्या बताया था? टेलर ने सृजनात्मकता के क्या स्तर सिद्धांत दिया है? टेलर ने सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कितने 5 स्तर बताए। कितने? 5। टेलर ने सृजनात्मकता के 5 जो है स्तर बताए हैं। कौन कौन से? पहली अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, दूसरी है उत्पादक सृजनात्मकता, तीसरी है अन्वेषणात्मक और चौथी है नवचारित और 5वीं है उदयात्मक। यहाँ पे सही से क्लियर नहीं लिखा जा सकता है, तो आप लोग जो है इसको सुन के लिख लिया करिए, ठीक है, ध्यान से सुन लिया करिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? डी। यहाँ पे सी है, मितव्ययिता नहीं है, ठीक है। और सृजनात्मकता के 4 सोपान भी किसने बताया? जी वालेस ने बताया। इसको भी याद रखिएगा, इन्हीं सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सृजनात्मकता के 4 सोपान दिए हैं। 4 सोपान दिए हैं, किसने दिए हैं? तो जी वालेस ने दिए हैं। ग्राहम वालेस, जी वालेस ने दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तैयारी, दूसरा है पहला तैयारी आता है, दूसरा उद्भवन, तीसरा प्रबोधन और चौथा मूल्यांकन आता है, ठीक है, मूल्यांकन। तो ये तीनों जो है मैंने जो बताया है जी वालेस के बारे में, टेलर के बारे में, टोरेंस के बारे में, सृजनात्मकता से सभी रिलेटेड है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए है मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मितव्ययिता, डी उपयोगिता। कौन यहाँ पे? यही क्वेश्चन आ गया ना, ये तो हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? ए है आवश्यकता का सिद्धांत, बी है शारीरिक सिद्धांत, सी है दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, डी है अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो ने कौन सा अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया? आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने, या इसे आत्मीकरण का भी सिद्धांत कहते हैं, आत्मीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, आत्मीकरण का सिद्धांत कहते हैं मैस्लो के सिद्धांत को। इसमें इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। कितनी? 5 आवश्यकताएं बताई हैं अपने आवश्यकता के सिद्धांत में। कौन कौन सी? तो पहले जैविकी या शारीरिक आवश्यकता होती है, जैविकीय या शारीरिक आवश्यकता। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है स्नेह की आवश्यकता। चौथा है सम्मान की आवश्यकता और 5वां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बताइए, ठीक है। तो ये सभी क्रम याद रखिएगा आप लोग, क्रम से है।
ये, ठीक है, ये पिरामिड में ऐसे ऐसे बने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को आसानी से याद रहेगी। पहला जैविकी है, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये भी कहा जाता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैस्लो के अनुसार कौन सी जो है आवश्यकता निम्न आवश्यकता है और कौन सी उच्च आवश्यकता है। तो उच्च आवश्यकता आत्मसिद्धि की आवश्यकता और निम्न आवश्यकता जैविकी या शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? ए, आवश्यकता का सिद्धांत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, ये है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, सी है समायोजन और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, चिंतन और कल्पना या विचार है, ठीक है। चिंतन, कल्पना या विचार के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए इन्होंने? 4 प्रकार से। एक बताया है स्थूल विचारक, विचारों के आधार पर किया है तो इसलिए स्थूल विचारक। दूसरा है प्रत्यय विचारक। तीसरा है सूक्ष्म विचारक। और चौथा है इंद्रिय प्रधान विचारक, ठीक है। तो स्थूल विचारक, प्रत्यय विचारक, सूक्ष्म विचारक और इंद्रिय प्रधान विचारक। स्थूल विचारक कौन होता है? तो जो व्यक्ति जो है स्थूल वस्तुओं से कोई भी ज्ञान सीखते हैं, कोई भी जानकारी लेते हैं, स्थूल विचारक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मानचित्र देख करके उससे संबंधित जो है उसके बारे में जान ले तो वो स्थूल विचारक होता है। प्रत्यय विचारक क्या होता है? तो जो है चिन्हों के माध्यम से किसी भी चीज़ का ज्ञान अर्जित कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गणितीय हो गया, गणितज्ञ हो गए और या फिर वैज्ञानिक हो गए, ठीक है। सूक्ष्म विचारक में कौन? भौतिकी हो जाएंगे। इसमें सूक्ष्म विचारक में कौन हो जाएगा? तो सूक्ष्म विचारक में गणितज्ञ आ जाएंगे, दर्शन शास्त्री आ जाएंगे और तर्कशास्त्री आ जाएंगे। तो ये सूक्ष्म विचारक होते हैं। इंद्रिय विचारक कौन होते हैं? जो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, इंद्रिय विचारक होते हैं। तो ये बताया थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए, किस आधार पर बताए? तो चिंतन और कल्पना के आधार पर या विचार के आधार पर, ठीक है। तो याद रखिएगा। और व्यक्तित्व का शेल्डन ने किस आधार पर बताया? तो शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो शेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर, शेल्डन ने किया है। कौन कौन से? एथलेटिक बताया है इन्होंने। शेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। एक बताया एथलेटिक बताया है। दूसरा एथलेटिक नहीं बताया है। ये क्या बताया? शेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पे कौन कौन सा बताया है? एक है एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और कौन सा? एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। ये शेल्डन ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पे व्यक्तित्व का प्रकार बताया है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। और क्रेसमर ने व्यक्तित्व का प्रकार किस आधार पे बताया है? शेल्डन ने किस आधार पे शेल्डन ने तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पे बताया। क्रेसमर ने किस आधार पे बताया है? तो इन्होंने शरीर रचना के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। कौन है? एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक, अलग अलग लिखते हैं तो क्लियर होगा। एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक और चौथा है डाईप्लास्टिक, ठीक है। तो ये किया है क्रेसमर ने किया है। किसने किया है? क्रेसमर ने। किस आधार पे किया है? तो शरीर रचना के आधार पे, ठीक है। तो किस आधार पे किया ये भी याद रखना और कौन कौन से नाम दिए हैं तो वो भी याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा किया, क्योंकि आधार भी पूछता है किस आधार पे, किसने किस आधार पे किया, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो थॉर्नडाइक किससे संबंधित है? चिंतन और कल्पना से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, देखते तो हैं बट उतनी लाइक नहीं आती है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिएगा।
धन्यवाद।